अगर किसी सेक्टर ने ट्रूली सेंस में 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है तो वो है रेलवे सेक्टर का स्टॉक। इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप रेलवे सेक्टर के किसी भी स्टॉक को जाकर के देख लो, सबके सब ने अपने इन्वेस्टरों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। यहाँ तक कि बहुत सारे स्टॉक ने अपने इन्वेस्टरों को 400 से 500% तक का रिटर्न दिया है, जो बताता है कि रेलवे सेक्टर का स्टॉक कितना ज़्यादा बूमिंग पोजीशन में है। आने वाले समय में ये और ज़्यादा बूमिंग पोजीशन में रहेगा, क्योंकि अभी के बजटरी एलोकेशन में सरकार ने रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ का एलोकेशन किया, जिसमें से मेन प्रायोरिटी रहेगा इसकी सेफ्टी। क्योंकि आप भी देखते हो आए दिन जो खबर आती है कि रेलवे का यहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग मर गए रेलवे एक्सीडेंट की वजह से, जिसकी वजह से सरकार जो है वो क्रिटिसाइज होती है। तो सरकार इसके सेफ्टी पे भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। अगर बात करते हैं तो इसके एक्सपेंशन पे भी बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो सरकार का बहुत बड़ा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है रेलवे को लेकर के, जिसका एलोकेशन बढ़ा दिया गया। पहले इसका एलोकेशन 15,710 करोड़ था, जिसको बढ़ा करके 27,482 करोड़ कर दिया, जो बताता है कि सरकार का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर के भी कितना ज़्यादा ये सरकार जो है वो पॉजिटिव सोच रही है। तो इन सबसे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में रेलवे सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूमिंग आने वाला है। तो जब भी हम रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 2 ही स्टॉक आता है रेलवे सेक्टर का। पहला IRFC और दूसरा RVNL। IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और दूसरा RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। अब समझ में नहीं आता कि IRFC में इन्वेस्टमेंट करें या रेल विकास निगम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि दोनों के दोनों ने अपने इन्वेस्टरों को बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया 1 साल के अंदर। तो यही सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में आपको आसानी से मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम दोनों को एनालाइज करेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके ऑर्डर बुक के बारे में देखेंगे, इसके लेटेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे इसका इंडिकेटर को देख करके कि हमें आज के समय में अगर इन्वेस्टमेंट करना है रेलवे सेक्टर में और IRFC और RVNL में चुनना है तो हमें किस में अभी इन्वेस्टमेंट करने में सस्ता पड़ेगा और आने वाले समय में आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक्स है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर बात करते हैं तो इसका मेन काम है फंडिंग जुटाना। रेलवे के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंडिंग लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तभी रेलवे के उतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बन पाते हैं। तो उसके लिए फंडिंग जुटाने का जो काम करती है वो IRFC ही करती है। ठीक है, ये कहीं से फंड जुटाती है, उसके बाद रेलवे सेक्टर को देती है, वहाँ से ये बनता है रेलवे सेक्टर का, चाहे बोगी बनाना हो, चाहे रेलवे का ट्रैक एक्सपेंशन करना हो, या फिर वंदे भारत जैसे जो नई नई ट्रेनें आ रही है इन सबको बनाने का काम हो, तो ये यही बनाने का काम करती है, क्योंकि ये जो है वो फंड रेज करके देने का काम करती है। ठीक है, तो इसका मेन काम ये है फंड रेज करना। अब इसके चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए 1 साल पहले ये 82 रुपया 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा था और अभी 167 रुपया पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो 1 साल में 101.69% का रिटर्न देकर के शानदार रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। अब हम इसके अभी जून का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए टोटल इनकम की अगर बात करें तो 67,660.24 मिलियन रुपीज़ हुआ और 1 साल पहले 67,757.32 मिलियन रुपीज़ था, यानी कि स्लाइटली जो है वो डिक्रीज हुआ है। और इसी की वजह से इसका देखिएगा आगे जब मैं दिखाऊंगा तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो डिक्रीज हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तो 15,768.31 मिलियन रुपीज़ हुआ, जो 1 साल पहले 15,512.77 मिलियन रुपीज़ था। तो इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वो तो बढ़ा है, लेकिन अगर टोटल इनकम की बात करें तो उसमें जो है वो 1,000 के आसपास का स्लाइटली डिक्रीजमेंट देखने को मिला है। अब हम ईयरली बेसिस के रिजल्ट की बात करें तो मार्च 2023 में जहां इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 23,588 करोड़, वहीं मार्च 2024 में 26,513 करोड़ हो गया। देखिए कितना शानदार जो है वो बढ़ गया। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 6,167 करोड़ था, जो बढ़ करके 6,412 करोड़ हो गया मार्च 2024 में। अब IRFC के लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं तो देखिए इसको बोर्ड से अप्रूवल मिल गया 50,000 करोड़ के फंड रेज करने की, यानी कि 50,000 करोड़ जुटा करके रेलवे को देगी और रेलवे एक्सपेंशन में लगाएगा और वहां से इंटरेस्ट कमा करके ये वापस 50,000 करोड़ देगी और अपने आप को प्रॉफिट कमाएगी। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इसको जो है मिल गया। दूसरी खबर की अगर बात करते हैं तो देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने रिट्स के साथ जो है वो डेवलपमेंट करने के लिए हाथ मिलाया है, यानी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी ये आगे ले जाने के लिए हाथ मिलाया। ठीक है, ये जो है वो पैसे जुटा करके रिट्स को देगी और रिट जो है वो इसका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर करके इंटरेस्ट कमा करके वापस इसको लौटाएगा। अब बात करते हैं मनी कंट्रोल के टेक्निकल की कि ये क्या टेक्निकल दे रहे हैं। तो देखिए वेरी बेरिश दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अभी रिसेंट में अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जिसकी वजह से ये वेरी बेरिश है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो या तो 52 वीक लो के आसपास अगर उसका प्राइस है तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और ये जो है वो वेरी बेरिश बता रहा है कि प्राइस अभी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बनता है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके टेक्निकल की तो टेक्निकल देखिए
अगर हम बात करें इसके RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता है, तो आप देख सकते हो 32.33 पे चल रहा है। तो ये बता रहा है कि कितना ज़्यादा जो है वो अंडर वैल्यूड चला गया है, जो बता रहा है कि अभी आप इसमें खरीदारी करोगे तो आप जो है वो अच्छा खासा जो है वो बहुत ही सस्ते पे मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके 50 डे मूविंग एवरेज की, तो ये भी देखिए क्रॉस किया हुआ है, कितना नीचे है इसका प्राइस जो है, जो बता रहा है कि जाहिर सी बात है कि इसका स्टॉक प्राइस बहुत नीचे है, जो कि अभी आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छा खासा ऑप्शन दे रहा है। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो जितना ज़्यादा वो करेक्शन में गया है उसमें खरीदारी करना ज़्यादा अच्छा खासा ऑप्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके की डेटा की। तो मार्केट कैप की बात करते हैं 2,18,218 करोड़, ROCE की बात करते हैं तो 5.73% और ROE की बात करते हैं तो 13.7% से। वहीं इसका स्टॉक पी देखिए 33.9 है और इंडस्ट्री पी 26 है, यानी कि 26 से ये जो है वो लगभग 13 पॉइंट ज़्यादा इसका स्टॉक पी है। वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 38.80 रुपया है और इसका डेब्ट टू इक्विटी 8.02। तो देखिए डेब्ट टू इक्विटी इसका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कहीं से ये उधार लेती है उसके बाद ये फंडिंग करती है, इसलिए इसका डेब्ट बहुत ज़्यादा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका बात करें अगर हम हाई और लो, तो देखिए इसका हाई जो है वो 229 रुपया गया और लो देखिए ये गया है 65 रुपया 80 पैसा। वहीं अगर इसका फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये का और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 4 रुपया 93 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर चल रहा है। अब हम बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो इसके जो फाउंडेशन डाला गया था वो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा डाला गया था 2002 में। उन्होंने रेड फोर्ट से ये एड्रेस किया था कि चूंकि हमारा रेलवे का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है और रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लैकिंग है, जिसको फास्ट करने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को बनाया गया था। ठीक है, 2002 में, और ये जो है वो फुल्ली फंक्शनल हो गई 2005 में, यानी 2002 में अनाउंसमेंट किया गया और 2005 में फुल्ली फंक्शनल हो गई। अभी तक की अगर बात करते हैं तो 626 न्यू लाइन बना चुकी है, 19 इसके वर्कशॉप हैं, 2125 इसके गॉज कन्वर्जन किलोमीटर में कर चुकी है और 5843 किलोमीटर का ये डबलिंग लाइन कर चुकी है। साथ ही साथ बात करें तो 7001 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन ये कर चुकी है। इसका इतना सारा माइलस्टोन है। ठीक है, अब इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए 1 साल पहले ये 169 रुपया 85 पैसे पर ट्रेड कर रहा था और अभी इसका प्राइस 552 रुपये पे है। देखिए कितना शानदार है। वहीं 1 साल में अपने इन्वेस्टरों को 224.99% का रिटर्न दिया, देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब इसके जून क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए टोटल इनकम की बात करें जून 2024 में तो 4,336.75 करोड़ हुआ, जो 1 साल पहले 5,853.18 करोड़ से डिक्रीज है, यानी कि ये डिक्रीज हो गया इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो, जिसकी वजह से इसका स्टॉक प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ है, आगे आपको पता चलेगा। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इस बार 223.92 करोड़ था, जो 1 साल पहले 343.09 करोड़ से कम रहा और यही रीजन रहा कि इसका जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा आपको। इसके ईयरली बेसिस की रिजल्ट की बात करते हैं तो मार्च 2023 में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,244 करोड़ था, जो मार्च 2024 में बढ़ करके 1,346 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 100 करोड़ के आसपास बढ़ा। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2023 में 1,268 करोड़ था, जो मार्च 2024 में बढ़ करके 1,463 करोड़ हो गया, यानी कि इसका जो है वो 200 करोड़ के आसपास बढ़ गया। अब कुछ लेटेस्ट प्रोजेक्ट की इसकी बात करते हैं तो देखिए अभी इसने सिक्योर किया है 202.87 करोड़ का प्रोजेक्ट साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। दूसरी खबर की बात करते हैं तो 65,000 करोड़ इसका जो ऑर्डर बुक है वो टच कर गया और इसका फॉरेन प्रोजेक्ट भी इसको जो है वो मिल रहा है। वहीं अगर तीसरी खबर की बात करते हैं तो इसको 191 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट जो है वो लोवेस्ट बिडर इमर्ज हुई और इसको मिल गया है। तो देख सकते हो कितना इसको जो है वो प्रोजेक्ट लगातार इसको मिलता जा रहा है। अब इसके मनी कंट्रोल टेक्निकल की बात करते हैं तो देखिए इसको जो है वो बीरिश दिखाया, यानी कि ये अच्छा खासा करेक्शन में गई है, जिसकी वजह से इसको जो है वो अभी बीरिश दिखाया है। तो हम सबको पता है कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 52 वीक लो में अगर वो मिल रहा है तो जितना बढ़िया मिलेगा उतना बढ़िया बात है। और अभी ये बीरिश में है, यानी कि अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए अच्छा खासा ऑप्शन होता है। अब हम इसके टेक्निकल की बात करते हैं तो देखिए नीचे जो इंडिकेटर RSI आपको दिख रहा है वो देखिए 43.46 पॉइंट पे है, यानी ये बता रहा है कि न्यूट्रल से नीचे है, जो कि अंडर वैल्यूड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो, जो कि आपको जो है वो सस्ते में मिल रहा है। अगर हम 50 डे मूविंग एवरेज की भी बात करते हैं, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हो अभी जो है वो नीचे गया है इसका प्राइस, जो बता रहा है कि ये जो है वो अंडर वैल्यूड की तरफ जा रहा है, जहाँ पे आप खरीदारी करने का अच्छा खासा ऑप्शन मिल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम इसके की डेटा की बात करते हैं तो मार्केट कैप की बात करें तो 1,15,041 करोड़ का है। अगर ROCE की बात करते हैं तो 18.7% और ROE की बात करते हैं तो 20.4% से बढ़ रहा है। स्टॉक PE की बात करते हैं तो 85.4 है, वहीं इंडस्ट्री PE 24.2 है। तो देखिए ये लगभग जो है वो इंडस्ट्री PE से
4 गुना जो है वो लगभग जो है वो बढ़ गया है, जो देख सकते हो कितना ज़्यादा आपको महंगा मिल रहा है। वहीं बुक वैल्यू की बात करते हैं 37.70 रुपीज़ का है और डेब्ट टू इक्विटी 0.77 है, जो कि एकदम मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई और लो की बात करते हैं तो 647 रुपया हाई गया है और 142 रुपया लो गया है। वहीं अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये का फेस वैल्यू और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 6.46 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर इसका है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन करने पे तो हमें ये तो दिख रहा है कि IRFC जो है वो अच्छा खासा फंड जुटा रही है, लेकिन अगर हम ट्रूली सेंस में बात करते हैं तो RVNL जो है वो अच्छा खासा प्रोजेक्ट ले रही है, जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो ROCE जो है वो RVNL का ज़्यादा परसेंट से बढ़ रहा है और ROE भी RVNL का ज़्यादा परसेंट से बढ़ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा परसेंट से अपने इन्वेस्टरों को रिटर्न दे रही है। वहीं अगर बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की तो अर्निंग पर शेयर में भी RVNL जो है वो IRFC को बीट कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, जिसमें IRFC जो है वो बहुत ही सस्ते दाम पे मिल तो रही है, लेकिन अभी इसका पता नहीं है कि ये कब जा करके अच्छा खासा ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हम RVNL की बात करते हैं तो ये उतना भी ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, जो बता रहा है कि अभी भी इन्वेस्टरों का इसमें जो वो बिलीफ बना हुआ है। वरना अगर हम बात करते हैं IRFC की तो IRFC का अगर हम RSI की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे चट कर गया है, जो कि RVNL में वैसा नहीं दिख रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि RVNL अच्छा खासा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो। बाकी आपको अगर इनमें से किसी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार आप थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा काम था आपको एनालाइज करके बताना, इन दोनों के कंपैरिजन करके बताना जो मैंने इसमें बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।